कब आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, नाउ दिस ईयर इट इज मेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस 25? मुझे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और खोने के लिए कुछ था नहीं ना। मैंने कुछ पढ़ाई की थी ना कुछ, बस मैं सिर्फ प्रीलिम्स के दिन चला गया था पेपर देने। तो मेरा क्या हुआ कि इतनी कम सीट्स में भी क्वालिफाई हो गया। क्लास नोट्स क्या आप भी रेफर करते हैं? रियलिटी है कि जो मेरा सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो सिर्फ नोट्स ने ही किया है। एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि ओनली रैंक 58 इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2025। तो आज मेरे साथ बैठे हैं आकाश सचदेव। तो आकाश की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आकाश 2015-16 में मेडिजी ज्वाइन करते हैं फाइनल ईयर में। तो इनका बीटेक है एलएनसीटी भोपाल से, और यहाँ से ये अपनी तैयारी की जर्नी शुरू करते हैं। उसके बाद 15-16 में ये गेट का एग्ज़ाम देते हैं और फिर ये ज्वाइन करते हैं एनआईटी भोपाल और मास्टर्स करते हैं वहाँ से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से। उसके बाद फिर तैयारी की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हुए ये फिर 2016-17 में ज्वाइन करते हैं दिल्ली मेंस बैच इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। फिर कई उतार चढ़ाव के बाद आज फाइनली ये ऑल इंडिया रैंक 58 इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2025। और इस बीच में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, जैसे कि इन्होंने इसरो का इंटरव्यू फेस किया, इन्होंने SG11 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, UP RVNL AE और MP PGCL 2023-24 में इन्होंने ज्वाइन किया। ये सारे एग्जामिनेशंस को पास थ्रू करते हुए इन्होंने ज्वाइन किया जेई के पोजीशन में इन CPWD दिल्ली, और अभी इनको वहाँ पर डेढ़ महीने हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से वो वहाँ पर कार्यरत है। और फाइनली एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि ऑल रैंक 58 इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2025। तो इस पूरी जर्नी में बताइए कि आपने इन सारे सिचुएशन से कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2025 आपने इस बार क्रैक किया है, लेकिन इससे पहले भी आपने जैसे कि कहा कि 17-18 में आपने एग्ज़ाम दिया था और आपका प्रीलिम्स वहाँ पर उस समय क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन तैयारी आपने कंटिन्यू रखी। तो क्या मोटिवेशन था इन सब चीज़ों के पीछे? सर सबसे पहले तो यही था कि जैसे मोटिवेशन के रूप में मैं हमेशा अपनी स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हमेशा। मैंने कोशिश की कि जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था तो जितना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम दे दिया उसमें। तो शाम को जैसे 5 से साढ़े 6-7 बजे तक अपन चले गए। उसके बाद ये रहता था मेरा रूटीन कि मैं कोशिश करता था कि अपने स्टडीज़ को जैसे 5 के अराउंड रिवॉल्व करता था कि 5 बजे के पहले तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि मैं 2 घंटा एंजॉय अच्छे से कर पाऊँ। फिर उसके बाद 7 बजे के बाद मेरा ये रहता था कि आधा एक पौन घंटा खाना पीना खा के 8 से लेकर 11 साढ़े 11 तक मैं उतना और अपना टाइम उसमें डिवोट कर पाऊँ। तो मुझे कभी भी ऐसा लिथार्जिक फील नहीं होता था क्योंकि एक एक्टिविटी रहती थी स्पोर्ट्स की। उसके बाद क्या होता था, जैसे हमारे जितने भी फ्रेंड्स दोस्त लोगों का सर्कल रहता था मेरी सिटी में, तो मैं उन लोगों को सबको एक साथ कोलाइड कर देता था। कभी किसी का बर्थडे मुझे पता रहता है कि 7 दिन बाद है, तो मैं दिमाग में रखता था कि 7 दिन बाद उसका बर्थडे है, उसके लिए हम लोगों को 2 घंटे के लिए कहीं जाना है। तो चलो उस 7 दिन तक हम लोग सिर्फ 7 दिन तक स्मॉल टारगेट्स रखेंगे, उस 7 दिन तक अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इस बीच कभी कभी उतार चढ़ाव आते थे कि कोई एग्जाम नहीं हुआ तो कभी बीच में लगता था कि चलो छोड़ देते हैं। तो कुछ 10-15 दिन का गैप भी आता था। लेकिन ये सब चीज़ें रहती थी कि कभी किसी फ्रेंड के साथ घूमना हो गया, ये सब चीज़ें, फिर खेलना हो गया। तो उसकी वजह से कभी भी कंटिन्यूटी में उतना ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जैसे कोविड के टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट कहीं खेल नहीं पा रहे थे हम लोग, इतना ज़्यादा वो आ गया था, तो मैंने उस समय बैडमिंटन क्लब ज्वाइन कर लिया था। तो बैडमिंटन कोर्ट में जाके मैं बैडमिंटन खेलता था 1 घंटा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टाइम एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, तो भी मैं उसको छोड़ता नहीं था। बस ये करता था कि 4 सेट की जगह 2 सेट खेल के आ गए, 3 सेट खेल के आ गए, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो रहती है वो चलती रहे और एक मेरा रूटीन ब्रेक डाउन ना हो। अच्छा, तो इंजीनियरिंग सर्विस 2025 Yes, sir. इसकी तैयारी आपने कब से शुरू की, स्पेशली कि अब मुझे प्रीलिम्स देना है या मेंस देना है? कब आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, नाउ दिस ईयर इट इज मेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस 25? सर एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरी जर्नी तो पहले की थी, तो मैंने 2019 तक कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। फिर 2020 में क्योंकि सीट्स एकदम से पूरी कम हो गई थी, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और मुझे ट्रैवल करना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने ईएससी को, क्योंकि 3 स्टेज एग्ज़ाम था, तो सोचा कि अभी थोड़ा रहने देते हैं। फिर 20 से 23 तक यही सब चला, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मेरी 2023 में मैं सिलेक्ट हुआ 4-5 जगह, तो मैंने उसके बेसिस पे यूपी अरेना 2024 में ज्वाइन किया।
तो जब मैंने वो ज्वाइन किया उसके बाद मुझे खोने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने 2024 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट लिखा। ना मैंने कुछ पढ़ाई की थी ना कुछ, बस मैं सिर्फ प्रीलिम्स के दिन चला गया था पेपर देने। तो मेरा क्या हुआ कि प्रीलिम्स मुझे भी उम्मीद नहीं थी, पर धोखे से उतनी कम सीट्स में भी क्वालिफाई हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेंस की तैयारी करता हूँ। लेकिन उसी समय क्या हुआ, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क का मेरा इंटरव्यू भी था। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा पोस्ट थी और वो भी ग्रुप पे था, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस लिखा। तो जब मैंने मेंस लिखा तो मेरी उतनी खास तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है अगर एक और अटेम्प्ट मिल जाए तो। और 2025 में पहले तो सीट्स बहुत कम थी, तो मैंने फॉर्म तो भर दिया था कि अब मेरे पास और कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो चलो इसको अगर हो सकेगा तो दूंगा। लेकिन फिर जैसे ही इसकी सीट्स बढ़ी तो मैंने बोला चलो इसको अच्छे से दिया जाए। मीनवाइल क्या हुआ कि यूपीपीएससी एई भी आ गया था। तो यूपीपीएससी एई का जो प्रीलिम्स में जीएस पार्ट था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस से कोलाइड कर रहा था। तो उस समय तक मैंने यूपीपीएससी एई के जीएस पे फोकस किया। और जैसे ही मेरा वो एग्जाम 20 अप्रैल को हो गया था, उसके बाद मेरे पास 1.5 मंथ था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो मैंने उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के पिछले 5 साल के पेपर प्रिंट किए। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि कम टाइम है तो पीवाईक्यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने 5 सेट पेपर निकाले और उसको मतलब एज अ टाइमर ही रूम पे लगा के देखा कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, कि ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं उस पार्ट में एलिजिबल हूँ भी कि नहीं। तो मेरा स्कोर अच्छा खासा आ रहा था, जिससे प्रीलिम्स तो मतलब 30-40 नंबर ऊपर ही आ रहे थे हर सेट में। तो मुझे लगा इसलिए अब प्रीलिम्स अच्छे से देना चाहिए। तो प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे से हुआ। तो मेरा बढ़िया स्कोर भी आ गया था, तो मुझे पता था प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाएगा। फिर बात यह है कि मेरा यूपीपीएससी एई का मेंस भी था और साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस भी था। तो मैंने सोचा कि यूपीपीएससी एई का मेंस का तो सिलेबस सेम ही है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस पे ध्यान दिया। तो मैंने 40 डेज तक मतलब कंटिन्यूसली जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि इस बार पुराने रिपीटर्स जो थे, जो ऑलरेडी टॉपर्स थे, वो लोग दे रहे थे, तो उनके लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं था। और मेरे लिए इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या हुआ कि हर बार तो 4 महीना मिलता है मेंस के लिए, पर इस बार 1.5 ही महीने मिला। तो जॉब के साथ कर पाना भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर जैसे तैसे करके मैंने उसको प्रिपरेशन एक लेवल तक किया और फिर उस हिसाब से मैंने मेंस लिखा। हालांकि थोड़ा सा मैं मतलब प्रेशर में आ गया था, इस वजह से मेरा पेपर थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन फिर मतलब ये सब हुआ, उसके बाद फिर मैंने तुरंत मतलब इंटरव्यू कॉल आ गया, पर इंटरव्यू कॉल से पहले मेरा यूपीपीएससी एई का मेंस भी था। तो मेरा वो भी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया। तो मतलब उसमें भी मेरा इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा अभी। लेकिन फिर मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने इंटरव्यू इसके लिए तैयारी की। उसी समय मतलब मेरा एसएससी जेई में ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा था, तो एसएससी जेई की ज्वाइनिंग आई। और उसके पहले मैंने यूपीआरएनएल में रेजिग्नेशन देके इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया। और 4 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा नाम उस लिस्ट में था। चलिए, बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी। Yes, अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस पूरे फेज में जब हम शॉर्ट गोल्स को टारगेट करते हैं, इस पूरे जर्नी में आपका जो नोट्स रहा, क्लास नोट्स रहा, जो मेडिजी में आपने तैयारी की, और साथ में फिर आपने ऑल स्टडी से भी उस नोट्स को अपग्रेड yes, करते sir. रहे आप। तो उसके बारे में बताइए कि ये जो क्लासरूम में जो आपने पढ़ाई किया 15-16 में, वो जो आपका टेक्निकल एक्यूमेंट वहां से धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हुआ, तो वो कितना कॉन्फिडेंस देता है एक बार कि नहीं चलो, लगभग मेरे को टेक्निकली सारी चीज़ें आती हैं, तो अब मुझे नॉन टेक्निकली ही केवल तैयार करना Yes, है, sir. टेक्निकल फंडे मेरे क्लियर है। तो उसके बारे में बताइए, वो क्लास नोट्स क्या आप भी रेफर करते हैं? यस सर, एक्चुअल में मतलब बहुत लोग शायद इस बात को झूठ भी माने, लेकिन रियलिटी है कि जो मेरे मतलब मेरा सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो सिर्फ नोट्स ने ही किया है। उसको मैंने हालांकि अपग्रेड बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन मतलब उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले की, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा बोलता था कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। फिर उसके लिए जितना टॉपिक हमारा नोट्स में है वो पढ़ो। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है तो मेडिजी के हैंडबुक में मेनली जो रिमेंबर वाले पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप उतना भी देख लेंगे तो मेजरली वही पार्ट मतलब अपने एग्जाम में आता है। तो मेरा तो मतलब चाहे एसएससी हुआ, यूपीआरएन हुआ, जितने भी एग्जाम्स हुए, बहुत लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने एसएससी जेई के लिए अलग से कोई मतलब बुक लगाई है। किसी ने कोई एई जेई की बुक्स रिफर की है, लेकिन मेरा सिर्फ एक फोकस रहा कि मैं सिर्फ नोट्स देखता था और उस एग्जाम के जो 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज रहते थे बस मैं उसको सॉल्व करता था। इवन अभी भी मतलब मेरे पास मेरे मोबाइल और जो मतलब जो भी मेरे पास लैपटॉप है उसमें पूरे नोट्स रखे हैं, ताकि मैं कहीं पर भी जाऊं तो अगर कोई ऐसा एग्जाम मुझे मिले तो मैं उन नोट्स से ही उसको पढ़ता रहता हूँ हमेशा। तो तो आपका मुझे फाउंडेशन जो आधारशिला वो है वो नोट्स क्लास ही है नोट्स सर। ही यस रही सर। थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब इस पूरे जर्नी के दौरान आपने सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है बच्चों के बीच में कि सर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, रूटीन बनाते हैं फॉलो नहीं हो पाता। तो आप तो मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी करते रहे इस यस पूरे सर। जर्नी में। तो इसमें आपने सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखा थ्रू आउट द पीरियड? सर इसमें सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब मेरा थोड़ा एक बहुत ही विचित्र सा मतलब चीज़ थी, तरीका था। एक हुँ, बहुत ही अलग चीज़ थी कि मेरे 2 से 3 दोस्त लोग थे। हुँ, शुरुआत में तो 2-3 साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई, हुँ, लेकिन फिर जैसे 2019 तक तो मैं भोपाल में ही था, हुँ, तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई। तब तक मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करता था और मेडिसिन में जो वीकली टेस्ट होते थे, तो वीकली टेस्ट की वजह से मेरे अंदर एक डेडिकेशन रहता था कि यार इस वीक थर्मो का टेस्ट है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ होता है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को टारगेट रखता था। उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, पूरा तो हो ही नहीं पाता है। हुँ, तो उस समय तक तो 19 तक यही चलता रहा मेरा। उसके बाद जब मैं घर गया तो मैंने 2021 तक मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो मेरा तुरंत इसरो का इंटरव्यू आया था। मेरे लिए फर्स्ट अचीवमेंट थी, तो मुझे लगा कि अभी तो मैं डेडिकेटली पढ़ सकता हूँ। हुँ, लेकिन उसके बाद मेरी मतलब पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो लेकिन मेरे साथ होता क्या था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया 1 महीना, लेकिन मुझे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो फिर मैंने लाइब्रेरी छोड़ी और उसी समय मुझे 1 या 2 दोस्त लोग मिल गए, जो वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो और मैं हम लोग फ़ोन में ही पूरी पढ़ाई करते थे। ये चीज़ शायद बहुत लोगों को अलग लगे, लेकिन जियो का हम लोगों ने बहुत यूज़ किया। हम लोग दिन में 6-6 7-7 घंटे सिर्फ़ कॉल में ही बात करते रहते थे। मैं कोई चीज़ उनको समझाता था या वो लोग मुझे कोई चीज़ समझाते थे, और इस हिसाब से हमारा हमेशा एक डिसिप्लिन भी बना रहता था, क्योंकि उससे हमारा क्या होता था कि अगर 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 से साढ़े 6 घंटे का आउटपुट मिल जाता था हम लोग को। और अगर कुछ भी थोड़ी-सी चीज़ अलग है, जैसे टेस्ट सीरीज़ तो अकेले ही देनी है, तो हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि आज ये टेस्ट सीरीज़ आप दोगे, आज मैं दूँगा, और उसका फिर हम लोग शाम को एनालिसिस कर लेंगे। तो इस हिसाब से वो भी डेडिकेटेड था, मैं भी डेडिकेटेड था, तो दोनों लोग इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म में सही सा तरीके से चल रहे थे। अच्छा, तो आपने एक एसोसिएशन क्रिएट कर लिया, यस सर। एक संगति तैयार कर ली, जिसमें कि वो भी आपके मित्र भी तैयारी कर रहे थे और आप भी तैयारी कर रहे थे, तो एक मोटिवेशन म्यूचुअल यस बना सर। हुआ था। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी इस बार आपने जब मेंस क्रैक किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू गाइडेंस हमारा जॉइन किया। यस सर। तो क्योंकि ये पहला इंटरव्यू था मेरे ख्याल से आपका इंजीनियरिंग सर्विस का। यस सर, इंजीनियरिंग सर्विस। तो पहला इंटरव्यू कैसा रहा आपका, और मतलब आपको क्या लगता है कि आपने कहाँ-कहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा परफ़ॉर्म किया वहाँ पर जो आपको इंटरव्यू गाइडेंस से हेल्प मिला होगा कहीं न कहीं? सर सबसे बड़ी चीज़ तो थी, मुझे इंजीनियरिंग इंटरव्यू में मतलब मॉक इंटरव्यूज़ में ये बोला गया था कि आप, ऐसा लगता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब आप मैंने उतने एंथुसियास्टिक नहीं लग रहे हैं, आप डल-डल पर्सनैलिटी लग रहे हैं। हुँ, तो वो मैंने अपने एंड से कोशिश की कि मैं जितना अच्छा कर पाऊँ। अब परफेक्शन तो उसमें शायद नहीं आ पाया, क्योंकि एक मेरे अंदर फ़ियर था कि लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, हुँ, तो इसलिए फ़ियर तो था, लेकिन फिर भी मैंने उसको जितना कोशिश कर पाया उसको इम्प्रूव किया। फर्स्ट चीज़ तो ये थी। हुँ, सेकंड चीज़, उन्होंने बोला था कि यार आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत डाउन लग रहे हैं, तो एक बार आप हमारी जो गाइडेंस बुक है उसको थोड़ा रिफ़र कर लीजिए। तो मैंने कुछ चीज़ें उसकी रिफ़र कर ली, क्योंकि मैं पावर प्वाइंट में जॉब कर रहा था, तो मैंने बेसिकली पावर प्वाइंट वाली चीज़ें उससे रिफ़र कर ली थी। हुँ। तो ये सब चीज़ें मेरी हेल्प किया है। अच्छा, तो आप जब इस पूरे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो आप केवल इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे थे, आप एट द यस सेम सर। टाइम आप ये मान के चल रहे थे कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैंने गेट एग्ज़ाम क्रैक हुआ, वहाँ से मैंने थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस गेन किया। यस सर। फिर आप वहाँ पर एई का आपने एग्ज़ाम यस क्रैक सर। किया, फिर वहाँ से एक लेवल कॉन्फिडेंस और ऊपर बढ़ता गया। तो कहीं न कहीं हम जब गेट की तैयारी कर लेते हैं, तो हमारा टेक्निकल एक्यूमेन एक लेवल यस पे सर। बिल्ड हो जाता है। उसके बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं है, मल्टीपल बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस हैं जो हम वन बाय वन दे दे सकते हैं सकते हैं। और क्रैक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ को लेकर मोटिवेशन कब आया कि नहीं चलो नाउ इट्स द टाइम फॉर इंजीनियरिंग सर्विस? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मोटिवेशन तो मतलब 2017 से ही था हुँ, कि ये देना है। इसी वजह से मतलब मेरी रैंक गेट में उतनी नहीं थी, पर इतनी तो थी कि मुझे आईआईटीज़ मिल जा रहे थे। हुँ, लेकिन फिर भी मैंने आईआईटी छोड़ के एनआईटी भोपाल लिया ही इसलिए था कि मतलब भोपाल में मेडिज़ ही था अच्छा। और मुझे दिल्ली आना नहीं था। तो मुझे भोपाल में ये था कि एनआईटी भोपाल भी साथ में हो जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो एमटेक के बेसिस पे कुछ तो आगे हो ही जाएगा। हुँ, और साइड बाय ये है कि हर हफ्ता मैं टेस्ट सीरीज़ भी देता रहूँगा मेडिजी की। तो यही एक जैसे बेसिक रीज़न तो यही था। सेकंड चीज़ क्या थी कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे, वो एक ईएसई 2017 में ही इंडियन रेलवेज़ में है और एक 2019 में भी पहुँच गया। तो उन दोनों भी, वो लोग भी हमारे साथ थे और मेरा रूममेट जो था उसकी एआईआर 45 आई थी गेट में। हुँ, तो वो लोग ऑलरेडी अच्छी जगह थे, तो उनको देखकर भी मोटिवेशन मिलता था। और ईएसई मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज़ वैसे ही पता था कि सबसे अच्छी जॉब रहती है रेलवे मतलब इंजीनियर्स के लिए। हुँ, तो मोटिवेशन 2017 से था, लेकिन 2019 के बाद क्या है कि जैसे 3 साल तक मेरा वैसे ही प्रीलिम्स नहीं हुआ, जब सीट्स अच्छी खासी थी। हुँ, तो एक मतलब अपने आप पे लगा कि यार अब हो नहीं पा रहा है, और 20 से 2020 से तो फिर सीट्स भी कम हो गई थी।
और क्योंकि मैं अपने घर में सिंगल हूँ तो मतलब जॉब भी ज़रूरी थी। इस वजह से मैंने 2020 से 23 तक उस आइडिया को मतलब ड्रॉप कर दिया था क्योंकि सीट्स ही नहीं थी। फिर जैसे अगर 2020 में सीट्स रहती तो मैं उस साल भी उसको मतलब कंटिन्यूसली देता, शायद इससे पहले ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन क्योंकि सीट्स नहीं थी तो मैं नहीं दे पाया, पर ऊपर वाले की कृपा है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और इससे पहले ही सीट्स आ गई। अगर एक साल बाद सीट्स आती तो भी मैं नहीं दे पाता। अच्छा, आपने एक बात बताया अभी डिस्कशन में कि आप हर वीक का जो टेस्ट होता था उसको टारगेट मान के चलते थे कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट मेरे को देना है, तो फिर ये वाला जो वीक है वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। यस सर। तो ये टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी के दौरान काफ़ी हेल्प करती है बच्चों को। यस सर, करेक्ट। तो इसके बारे में बताइए कि क्या अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हो सकता है अभी मेडिजी में हमारे साथ पढ़ रहे हों, यस सर। या जो मेडिजी में तैयारी कर चुके हैं और अभी टेस्ट सीरीज को एज अ टारगेट लेके चल रहे हैं या एज अ मीन्स ऑफ प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है ये टेस्ट सीरीज? हाँ सर, एक्चुअल में गेट की टेस्ट सीरीज में तो ये होता है कि हम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है। बिल्कुल तो ऑनलाइन के लिए कई बार क्या होता है, हमारे अंदर से डेडिकेशन आता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अगर हर वीक होने वाली है तो हम बस ये सोच सकते हैं कि इससे पहले तक अगर आपका सिलेबस भी कवर्ड है, ज़्यादा कुछ आपने नहीं किया है, बस मेडिजी क्लास जो मतलब क्लास नोट्स पढ़े हैं, वर्कबुक किए हैं, तो भी आपके लिए उस समय तक सफिशिएंट रहता है। फिर आप बस ये कर सकते हैं कि हर वीक में कैसे भी करके आप कोशिश कीजिए, चाहे नंबर कम आए ज़्यादा आए, लेकिन मैं उसको मतलब टारगेट करूँ। तो उस हिसाब से होगा क्या कि 100% अगर आपका नहीं भी होता है तो 60-70% आप रीच कर जाएंगे। और जब आपके पूरे मतलब जब तक आपका फुल टेस्ट सीरीज आने वाली होगी तब तक आपका 60-70% बहुत अच्छे से हो चुका होगा। फिर फुल टेस्ट सीरीज के दौरान आपका 20% कवर हो ही जाएगा, और बाकी मतलब 10% जो रहा वो लास्ट में आप कवर कर ही सकते हैं। तो आपने टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन वाला है वो कहाँ दिया, आपने कौन से स्टेट में सर दिया? मैंने भोपाल में ही दिया भोपाल था। में दिया था। यस तो सर। आप मेडिजी के करीब इसलिए रहना चाहते थे ताकि वो यस आपका सर। जो टेस्ट सीरीज का जो अटेम्प्ट है, वो जो जर्नी है वो बनी रहे यस और एक सर। ऐसी फीलिंग भी आती रहे कि नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर यस सर। जाकर अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते यस हैं। सर। चलिए, तो अब क्या कहना चाहेंगे अभी के एस्पिरेंट्स को कि भाई डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ह्यूज यस सर। है ना? और आपने भी कहीं ना कहीं इसको फेस किया होगा और फिर हासिल करके वहाँ से आगे निकले होंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को अभी कैसे ओवरकम करना है, और साथ ही साथ तैयारी में मेन चीज़ें क्या क्या हैं जो फोकस करनी है, अगर मैं 4 पॉइंट्स आपसे पूछूं तो? सर सबसे पहले तो यही है कि डिस्ट्रैक्शंस तो देखिए सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन ये नहीं सोचना कि कोई भी चीज़ को बंद कर दिया जाए। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कि यार इसको भी बंद कर दूं वो भी बंद कर दूं तो आप हमेशा ओवर थिंक ही करते रह जाएंगे। उससे बेटर ये है कि आप बस कोशिश कीजिए कि यार मुझे 7-8 घंटे अच्छे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो मतलब रील्स चलाएं, आपके ऊपर है वो चीज़, उसको लिमिटेड रखें। सेकंड चीज़, अपना मतलब जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि जो आपको नेगेटिव बोले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं तैयारी के दौरान जो आपको हमेशा नीचा जो दिखाएंगे। डिस्करेज करेंगे। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बोलेंगे 7-8 साल हो गए हैं, आप इतने एग्जाम्स क्यों दिए जा रहे हैं। बट मेरा मानना है कि वो आपकी लाइफ है, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका फ्रेंड ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड चीज़, कुछ लोगों को जिम पसंद है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मतलब क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद है, तो उसको अपने ग्रुप में मतलब रूटीन में ज़रूर रखना चाहिए। होता क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर आधा घंटा या 1 घंटा खेलने जा रहा हूँ तो यार उससे तो मेरी 1 घंटा पढ़ाई कम हो रही है। बट अगर आप वो ना सोचें, आप ये सोचें कि यार नहीं, मुझे शाम को 6 बजे खेलने ही जाना है, तो आप ये सोचेंगे दिन के सुबह के 6 बजे तक कैसे भी करके मैं जितने भी मतलब मुझे एक्स्ट्रा फालतू कॉल्स आए वो आए, आप उनको करेंगे क्या कि उनको कैसे भी करके खुद ही बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब मतलब मेजर पार्ट है। और फोर्थ पार्ट यही है कि डेडिकेटेड रहने के लिए मतलब आप कोशिश कीजिए कि जैसे कोई टेस्ट, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज का मतलब उसको एक बेस बना दिया कि चलो यार इस वीक मुझे इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अगर जब जब टेस्ट सीरीज, अब तो वो बेस्ट चीज़ है, लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं आज जो मुझे पढ़ाया गया है उसको किसी भी हालत में मुझे आज ख़त्म करना ही करना है। तो इस हिसाब से आप आगे अच्छा कर सकते चलिए, बहुत अच्छा जर्नी रहा आपका आकाश, और हैं। बहुत यस सारे बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। सर। यस सर। तो एट द एंड मैं आपसे ये वन लाइन में जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पूरा मेडिजी का इकोसिस्टम है, हम पिछले 20-25 सालों से सर्विस दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चे बहुत पुराने हमसे जुड़े हुए रहते हैं, 2016 से आपकी जर्नी हमारे साथ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरा इकोसिस्टम के बारे में कि बच्चे और ज़्यादा ज़्यादा क्या लाभ ले सकते हैं इस पूरे फैकल्टी ग्रुप, मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा सपोर्ट जो हम बच्चों के लिए ट्राई करते हैं देने के लिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं इन सब चीज़ों से, सर जैसे हम लोग के टाइम पे और तो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा?
हम लोग के टाइम में तो सर एक प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को ऑफलाइन ही लेना पड़ता था मेडिजी। हाँ, लेकिन आज के समय में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ऑनलाइन मिल जाती है। बिल्कुल। और हम लोग के टाइम पे ये भी था कि हम लोग के और हमारे और टीचर के बीच में गैप इतना उस टाइम पे ज़्यादा होता था कि हम लोग उतना इजीली क्वेश्चंस पूछ भी नहीं पाते थे। हुँ, पर अभी के टाइम पे इतना आसान हो गया है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मेडिजिम के साथ मतलब बच्चे फोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन उस हुँ, टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल। तो मतलब अभी तो उनको इतना एडवांटेज मिल रहा है, तो अगर वो टीचर्स का जितना फ़ायदा ले सके उनके लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। थैंक यू सर। So we wish you all the very best for your future endeavors. यस सर। And Medici is a family of yours, and any kind of support and any kind of services that we can provide to you, you're always welcome. And keep motivating all the students. यस And सर। congratulations to you and your parents and your loved ones. Thank you very थैंक यू much. सर।